भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों में प्रशासनिक अधिकारियों की श्रेणी में अगर किसी व्यक्ति को आज चुना जा सकता है या कहा जा सकता है कि वो अग्रणी खड़ा होता हुआ दिखाई देता है तो वो नाम है अशोक खेमका। न्यूज नेशन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खेमका साहब और कई ऐसे सवालों का वो खुद ही जवाब देना चाहेंगे जिन्हें उठाकर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के ऊपर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं उन पर वो अपनी दृष्टिकोण अपने नजरिए को भी सामने रखना चाहेंगे। खेमका साहब बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। धन्यवाद अजय जी। जिस तरीके से आज आप सुर्खियों में हैं आपके ट्रांसफर की वजह से मानना पड़ेगा कि आपके 20 साल के करियर में 44 ट्रांसफर या शायद उससे भी कहीं ज्यादा, तो साल में 2 ट्रांसफर तो आमूमन है। ये जो अभी मौजूदा ट्रांसफर आपका क्या क्या है, इसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या ये भ्रष्टाचार की एक वो कड़ी है जो आपको कहीं ना कहीं जिसके विरुद्ध में आप खड़े रहे हैं हमेशा? देखिए, ये ट्रांसफर क्यों हुआ ये तो ट्रांसफर कराने वाले के दिमाग में है, लेकिन इस ट्रांसफर में ये कहा जाए कि मुझे आपत्ति थी ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात अवश्य है, जिस प्रकार से ट्रांसफर इम्प्लीमेंट किया गया वह बड़ा ही अपमानजनक था। देखिए, जैसे बताया गया है कि चीफ सेक्रेटरी महोदय ने मेरा ट्रांसफर 4 अप्रैल को दिन के किसी वक्त किया जी, और ट्रांसफर सरकार के पब्लिक रिलेशंस विभाग ने सभी मीडिया वालों को भेजा। मेरे दफ्तर में 2:30-3 बजे मीडिया वालों का एक हुजूम सा आ गया कि अशोक खेमका जी का ट्रांसफर हो गया। मेरे पास कोई ट्रांसफर ऑर्डर नहीं आया। चीफ सेक्रेटरी के ट्रांसफर होने के बाद उस वैकेंसी का लाभ उठाते हुए प्रधान सचिव कृषि महोदय ने पहली बार कॉरपोरेशन के इतिहास में 40 साल के ज्यादा इतिहास में उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक बड़ी ही कनिष्ठ अधिकारी कृषि विभाग के उनकी नियुक्ति मैनेजिंग डायरेक्टर कर दी। जी, मैं उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं करना चाहता, ये मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन वह अधिकारी 3:30 बजे मेरे कार्यालय में आ गया प्रधान सचिव कृषि महोदय की अपनी नियुक्ति का पत्र लेकर, और उन्होंने उसमें उल्लेख किया मुझे कि देखिए आपका तबादला हो गया, आप चार्ज छोड़िए। मैंने उससे कहा कि आप चाय पीजिए, आप बेशक चार्ज ले लें, लेकिन मुझे जब मेरा ट्रांसफर ऑर्डर मिलेगा तभी मैं चार्ज छोड़ूंगा जी, और मैं यहाँ पे बैठा हूं, अपना मैं ट्रांसफर ऑर्डर खुद मंगा रहा हूं, तब तक आप शांति से बैठें या घर चले जाएं। मैं चार्ज छोड़ के अपना सामान इकट्ठा करके निकल जाऊंगा। लेकिन वह हजरत बैठे रहे। मेरे लिए बड़ी ही एम्बैरेसिंग पोजीशन हो गई। खैर, मैंने सीएस महोदय से बात करना चाहा, वो उस समय अपने ऑफिस में नहीं थे। फिर उनके जो जूनियर अधिकारी थे मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आप वेबसाइट में जाएं, अपना ट्रांसफर ऑर्डर डाउनलोड करें और चार्ज छोड़ दें। मैंने ये इस अपमान का घूंट मैंने पिया और मैंने वेबसाइट पे गया और ट्रांसफर ऑर्डर अपना डाउनलोड किया और उस आदेश पर मैंने अपना चार्ज छोड़ दिया। जो रियल ट्रांसफर ऑर्डर है, असली ट्रांसफर ऑर्डर, वो 7:30 बजे मेरे घर पे डिलीवर किया गया। यानी कि ट्रांसफर हुआ 7:30 बजे, लेकिन 3:30 बजे से ही प्रेशर डिलीवर पहले से आ गया। हाँ जी, जिस व्यक्ति ने ज्वाइन करना था आपकी जगह पर, हाँ जी, वो दिन में 3:30 बजे आपके दफ्तर पर उपलब्ध था और रात शाम में 7:30 बजे ट्रांसफर ऑर्डर आपको दिया गया। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो जाहिर सी बात है इसमें 2 और 2 4 नहीं, ये 2 और 2 8 22 बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही साथ साथ, और इस मुद्दे पर ये कि आखिरकार ये ट्रांसफर की वजह क्या हुई। क्या आपको लगता है कि जो तमाम प्रकरण है, ये रॉबर्ट वाड्रा के मामले पर जब आपका नाम सुर्खियों में आया उसके बाद से आप पर ज्यादा स्पॉटलाइट है या ऐसा ही हमेशा आपके साथ होता रहा है? देखिए, ये बात सही है कि रॉबर्ट वाड्रा के मसले के बाद मीडिया ने मुझे सुर्खियों में लाया, नेशनल मीडिया विशेषकर, लेकिन मैं हर पोस्टिंग की अपनी एक कहानी है और इस लैंड रिकॉर्ड्स और चकबंदी कार्यालय में जो था मैं, उसमें कई ऐसे भूमि संबंधित जो घोटाले होते हैं उनका उजागर किया गया। उसमें हाईएस्ट पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक माफिया थे जो जंगलों की तकसीम कर रहे थे, पंचायत की जमीन को हड़प रहे थे, चकबंदी के नाम पर हेराफेरी हो रही थी वो कर रहे थे। एक में तो माननीय उच्च न्यायालय ने
सिविल रिट पिटीशन नंबर 17775 6 सितंबर 2012 20 एकड़ पंचायत की भूमि मेरे एडिशनल रिटन स्टेटमेंट पर उन्होंने पंचायत को वापस की और भू माफिया से इस जमीन को वापस निकाला। खुद मैंने देखा कि जो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी कि पंचायत की जमीन को या सुरक्षा करना एज ट्रस्टी या एज पब्लिक ट्रस्टी जिनका काम था, वो खुद ही रक्षक ही भक्षक बने हुए थे। 8 तारीख को रॉबर्ट वाड्रा का मामला बिजनेस स्टैंडर्ड और हिंदू में आया। उसके आधार पे मैंने कार्रवाई की। मेरा ट्रांसफर 11 तारीख की रात को 10 बजे किया गया। मैंने 15 तारीख को चार्ज छोड़ा। एक ऑर्डर मैंने 12 तारीख को निकाला, एक ऑर्डर 15 तारीख को निकाला। अपना कर्तव्य का निर्वाह करके फिर मैंने अपना चार्ज छोड़ा 15 तारीख को। उस वजह से शायद मैं मीडिया में आया, लेकिन मेरे लिए एक बात उस समय एक डायलेमा था कि क्या मैं अपना कर्तव्य करूं या भय के वश मैं कर्तव्य से विमुख हो जाऊं। तो मैंने देखा जब इतना बड़ा आदमी, इतने बड़े आदमी की कंपनी में ये गोलमाल है और अगर मैंने कार्रवाई नहीं की, मुझे पता था कि मुझे बाद में भीषण प्रताड़ना का झेलना पड़ेगा। बहुत कुछ हुआ उसके बाद, लेकिन अगर मैं कर्तव्य नहीं करता तो मैं सुख की नींद सो नहीं पाता, मुझे बेचैनी होती। तो मैंने अपना कर्तव्य निभाया। पता था मुझे कि बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत कष्ट सहना पड़ेगा आगे। मुझे क्या कष्ट सहा है अभी आपने? चलिए, जो रॉबर्ट वाड्रा डील है उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन उसके बाद से अभी तक क्या क्या हुआ है आपके साथ? देखिए, मेरे खिलाफ अभी हाल में ही एक नॉन बेलेबल वारंट जारी करवाया गया। इस आधार पे जारी करवाया गया एक कंज्यूमर फोरम से, जबकि उसकी डिक्री मेरे आने से पहले एग्जीक्यूट हो गई थी। 17 सितंबर 2012 को डिक्री एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन एक षड्यंत्र में मैं 15 अक्टूबर को एज एमडी HSDC आया। मेरे खिलाफ 12 मार्च को एक नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ इस आरोप के साथ कि आपने वो डिक्री नहीं एग्जीक्यूट की। ये भी एक षड्यंत्र का कुचक्र था। मैंने इसकी शिकायत की है। आशा करता हूं कि इसकी जांच होगी और अगर उस फोरम के प्रिसाइडिंग ऑफिसर महोदय ने इस साजिश के तहत अगर ये कार्य किया तो उसके खिलाफ 219 IPC की धारा में केस दर्ज होगा। तो ये पूरा षड्यंत्र एक तरह से आपको लगता है कि आपकी छवि को पिछले 6-8 महीने में जब से ये पूरा मामला खड़ा हुआ है रॉबर्ट वाड्रा वाला, धूमिल करने की लगातार कोशिश की जा रही है। देखिए, अगर कोई विलिंग पॉन है जी, तो क्या कर सकते हैं, इसको तो सहना ही पड़ेगा, जहर को पीना पड़ेगा जी। तो इसमें इस पोस्ट पर भी देखिए, कर्मचारियों को भड़काया गया। उनको खुले उन्होंने भाषण दिया कि हम मीटिंग में अशोक खेमका का दफ्तर में कॉलर पकड़ के थप्पड़ मारेंगे। जी। इस प्रकार की यातनाओं से गुजरने के बावजूद, सब चीजों का सही रूप से कार्य करने के बावजूद, इतनी मुसीबत में आपके साथ, आपके पीछे कर्मचारी यूनियन को भड़काया जाए, जबकि जो हमारी स्टेट की सर्व कर्मचारी संघ है, उन्होंने ये महसूस किया, वो मीटिंग में थे, सारे मीडिया के सामने मीटिंग हुआ, आरोप पत्र दिया गया, मैंने उसका जवाब दिया कि नहीं, आप लोग गलत हैं। और बहुत कम होता है कि जो पेरेंट बॉडी है अपने सब्सिडियरी बॉडी को कहे कि आप गलत हैं। और उसके बावजूद इतना प्रताड़ित किया गया, प्रेस में स्टेटमेंट्स दिए गए, ये सब किया गया। खुद जो ऊंचे अधिकारी है उन्होंने बड़ा ही पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया, तालिबानी फैसला किया। लेकिन तभी भी मैंने ये कहा कि इस झंझावत में अगर घबरा गया या ट्रांसफर की रिक्वेस्ट की या कोई माफी मांगी तो पब्लिक के आगे ये सही उदाहरण नहीं सेट होगा। अब जरा रॉबर्ट वाड्रा केस की बात करते हैं। उस पूरे मामले में जो प्रतीत हुआ वो साफ तौर पर जिस तरीके से आपके जो ऑर्डर्स आए, जो इन्वेस्टिगेशन आया और जो चीजें निकल कर आई, बेनिफिट हुआ जिसमें रॉबर्ट वाड्रा को बेनिफिट दिया गया, उसके चैनल को जस्टिफाई करने की तमाम कोशिशें की गई। अगर आप उस विभाग में नहीं होते और शायद आप अगर सरकारी नौकरी में नहीं होते तो आपकी टिप्पणी क्या होती इस पर कि क्या वाकई में इस पूरे मामले में धांधलीबाजी हुई थी, नियम कानून की अवहेलना की गई थी,
उसे तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी ताकि अमुक लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। कोल बेड एलोकेशन स्कैम क्या है, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम क्या है? जो स्केर्स रिसोर्स है उसको आप अलॉटमेंट करते हैं, डिस्क्रिशनरी अलॉटमेंट। उसकी बाजारी कीमत से 100 रुपए है और आपने उसकी कीमत 10 रुपए रख दी और फिर अपने चहेतों को बांट देते हैं। 90 रुपए जिसको आप देते हैं उसको उस लाइसेंस वर्क करने की भी उसकी पावर या शक्ति या एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, वो दूसरे को बेच देता है और 90 रुपए में से 70-80 रुपए वो खा जाता है। यानी देश का पैसा, चाहे वो सरकार के राजस्व में हो या एंड यूजर की कीमतों में हो, 70 से 80% उस लाइसेंस की कीमत जो है वो बिचौलिया खा जाता है। ये जो लाइसेंस की कीमत थी, देखिए 7.5 करोड़ की जमीन 58 करोड़ की बन गई और सौदा खरीदने के 1 महीने में ही उसकी कीमत इतनी हो गई। तो 2.7 करोड़ जमीन का कीमत कमर्शियल लाइसेंस में परिवर्तित किया गया। 3.5 एकड़ जमीन थी उसमें, यानी एप्रिसिएशन हुआ 7.5 से 58। काम आज भी उस जमीन पर कुछ नहीं है, कीमत लाइसेंस की थी। तो या तो लाइसेंस को आप ऑक्शन करते और सरकारी राजस्व में आता जो कि वेलफेयर एक्टिविटी में काम हो जाते, या आप एक ऐसी नीति बनाते कि आप इंश्योर करते कि जो एंड वर्कर है लाइसेंस का, क्योंकि अब डीएलएफ के पास लाइसेंस है, वो उपभोक्ता को उसका फायदा मिले। तो या तो वो दुकान सस्ते रेट में दे, दुकान व्यापारी वर्ग का होता है तो उसने मुनाफा ही कर लेना था। आप कुछ ऐसी नीति बनाते कि उस दुकान से जो चीजें बिकती वो अंतिम उपभोक्ता को उसका बेनिफिट या सस्ता वो उसका बेनिफिट उसको जाता। ये चीज मैंने देखी और मैंने अपना धर्म समझा कि अगर मैं अब पलायन कर गया तो मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो जाऊंगा। तो चूंकि मैं इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन था और लैंड रिकॉर्ड्स का मालिक था, तो मैंने उचित समझा कि इसको उजागर किया जाए और लोगों में चेतना लाई जाए कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में देखा, जो कोल बेड अलॉटमेंट में देखा, वो लैंड लाइसेंसिंग में भी वही है। जी, और इसमें आप जानते थे कि रॉबर्ट वाड्रा का ये मामला है, इसके बावजूद आपने इस पर कार्रवाई की। आप जानते थे कि लोगों की निगाहें इस पर पड़ेंगी, आप जानते थे कि राजनीतिक दबाव आएगा इसके लिए? इतना देखिए, इतना मुझे नहीं पता था कि इतना दबाव बाद में आएगा, इतना झेलना पड़ेगा। ये मैं निश्चित था कि अगर मैं करूंगा तो मुझे कष्ट आएगा, और अगर जरा सी संभावना थी कोई अच्छी पोस्टिंग की, फिर कभी नहीं होगी। इतना पता था कि पोस्टिंग कभी भी जिंदगी में अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन उस कीमत को मैंने स्वेच्छा से, कॉन्शियसली मैंने लिया। लेकिन इतनी प्रताड़ना होगी इसका शायद मुझे अंदेशा नहीं था। बिल्कुल। खेमका साहब, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कुछ देर के लिए रुकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के इस पूरे मामले के बाद जो खेमका साहब के साथ हो रहा है वो खुद खेमका साहब बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत ऐसे मामले हैं जो खेमका साहब ने उजागर किए हैं और जिनको लेकर भी आज संशय की स्थिति बनी हुई है। छोटे से ब्रेक के बाद उस पर भी चर्चा करेंगे।